देखिए, दो चार बड़ी खबरें हैं और इसी वक्त आ रही हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आज सरकार वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने वाला बिल रखने जा रही है। यानी वक्फ की संपत्तियों को जो रेगुलेट करता है कानून हमारे देश में, सरकार उसमें 44 संशोधन करके एक बिल पेश करने जा रही है और इस पर हंगामा बिल पेश होने से पहले ही शुरू हो चुका है। ज्यादातर बल्कि सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। अब देखना होगा कि इसमें कौन कौन से संशोधन हैं, किन बिंदुओं पर ज्यादा ऐतराज किया जा रहा है। हालांकि जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें बिल में क्या है से ज्यादा केवल यह बताया जा रहा है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए, मोदी सरकार एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने पर तुल गई है और कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से एक मुस्लिम समाज के अंदर एक दुर्भावना पैदा की जाए। मैं आपको पहले लोकसभा की कार्रवाई दिखाई देता हूं क्योंकि 1 बजे यह बिल पेश होना था। देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया गया, लेकिन उसका अनुभव इतना उत्साहवर्धक नहीं है। सोलर प्लांट के लिए लीज पर जमीन देने वाले हेमा मालिनी बोल रही है किसी और विषय पर, लेकिन ये बिल 1 बजे पेश होना था तो 1:02 हो रहा है अभी, तो कभी भी ये बिल संसद के अंदर पेश हो जाएगा। और ये लिख कर रखिए कि हंगामा होना तय है इस बिल पर। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि इस बिल में आखिर क्या किया जा रहा है, मंशा क्या है सरकार की, ऐतराज क्या हो रहा है। इसमें मैं आपको बहुत सारे बयान दिखाऊंगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो विनेश फोगाट को लेकर है। हमारी रेसलर विनेश फोगाट जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई थी, उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला था। जिस कैटेगरी में वो खेल रही थी उसमें जो जिस वजन पर उनको आना था वो नहीं आ पाई उस पर। अब इस पर जिस किस्म की राजनीति हमारे देश में हुई है, मुझे नहीं लगता इससे नीचे कहीं जाने का रास्ता बचा हुआ है। एक खिलाड़ी, उसके बारे में कोई सोचे कि उस पर क्या बीत रही होगी। लगे हैं पीछे से सारे लोग, साजिश हो गई, साजिश हो गई, मोदी ने साजिश कर दी। तरह तरह के कार्टून, तरह तरह के मीम, तरह तरह के बयान। पहले यह कहा जा रहा था कि भाई वहां जो उनके साथ लोग थे उनमें से किसी ने गड़बड़ करी। अब साबित हो गया क्योंकि पीटी उषा ने, जो डॉक्टर गए थे वहां पर, उनके साथ सबने बता दिया भाई हमने कितने प्रयास किए। फिर दूसरा बिंदु लाया जा रहा है वो ये कि अरे ये तो 50 किलो में खेलने वाली खिलाड़ी नहीं है, तो 53 में खेलती थी, लेकिन 53 में आपने दूसरे एथलीट को भेज दिया, अंतिम पंघल को भेज दिया। अंतिम पंघल भी बड़ी, वैसे वो कहानी दूसरी है, वो उनको लगभग वहां से जो डिपोर्ट ही हो गई ऑलमोस्ट। अब जी हाँ, वो बताऊंगा। लेकिन अभी लोकसभा में देखिए हंगामा, पहले ही शोर शराबा। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको 1-1, 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, तो बोलेंगे तो 2-2 मिनट जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए सर। Thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers, those who are believe in the God, and those who are be that they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage this own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that Guruvayur temple, there is a temple, there was some board. Anybody can believe that that temple Devastam board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision
anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is directly an attack on the faith and freedom of religion. Directly. Sir, that we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. Next you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. Sir, in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer 3, sir. Basically the 3. Sir, clearly, Waqf by use. There is a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody knows that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this clause. There is still be justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. Therefore, traditionally it is one. Therefore, my point is that every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill motive to divide the people of this country. That is why we bring this bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. Shri Mohi Bulla. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, लेकिन
मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर ये रूल 72 के तहत ये विषय है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह, मैं इससे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। श्री सुदीप बंदोपाध्याय, आपका नंबर। Sir, I will be brief. My constituency in city Kolkata, I have huge number of Muslims and full of Waqf properties and everything. I am little aware, I will speak only few points, that it is a violative of Article 14, which is equality before law. It is unconstitutional due to violation of Article 25 and 26 of the Constitution, which talks about right to freedom of religion. It is opposing that right. It is against federalism, as land as stated. देखिए अभी सुदीप बंदोपाध्याय बोल रहे हैं, संसद में लोकसभा में वक्फ का बिल पेश किया जा चुका है। किरण रिजिजू मंत्री उन्होंने पेश कर दिया। उसके बाद से आप देखिए जो बातें हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले खड़े हुए केसी वेणुगोपाल, केरल से आते हैं, सांसद हैं, महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने क्या क्या कहा कि ये धर्म का पालन करने की आजादी के खिलाफ है, ये संविधान पर हमला है, तमाम बातें इन्होंने कही हैं। कहा आप चुनाव के लिए ला रही हूं कि महाराष्ट्र हरियाणा का इलेक्शन होने जा रहा है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि भाई अच्छा बताइए, आपने इसमें जो वक्फ काउंसिल होता है उसके अंदर गैर मुसलमानों को भी शामिल कर दिया है, वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। तो आप सोचिए जो अयोध्या के लिए ट्रस्ट बना हुआ है उसमें क्या कोई और किसी मजहब का आदमी, धर्म का आदमी हो सकता है क्या? इस तरीके की बातें हुई। फिर खड़े हुए रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला साहब, उन्होंने जो बोला शुरुआत में वो एक अपनी तरह, आखिरी ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने एक लाइन में अंत में कह दिया, ऐसा ना हो कि फिर जनता सड़कों पर आ जाए। देखिए यही है मुद्दा, असल में यही है। आप पार्लियामेंट के अंदर जितना विरोध करना है कीजिए, सरकार के पास हक है कानून बनाने का, वो लेके आइए, आपकी जिम्मेदारी। आपको पसंद नहीं है आप वहां पर उसको चैलेंज कीजिए, आपको लगता है इसके अंदर और संशोधन होने चाहिए या ये गलत है जो ये कर रहे हैं, आप उसको कमेटी में डलवाइए। ये पार्लियामेंट्री तरीका है। पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कोई सांसद ये कहे कि सड़क पर जनता उतर आएगी इस कानून के खिलाफ, इसका क्या मतलब है? आपका काम है वहां पर अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको रोकना, और यहां से लोकसभा से पास हो जाएगा तो ये बिल कानून नहीं बन जाएगा, इसको फिर राज्यसभा में जाना है। यहां अगर मेजॉरिटी है सरकार के पास तो राज्यसभा में नहीं है, वहां अभी बहुत कुछ किया जा सकता है पार्लियामेंट्री तरीके से। लेकिन पहले ही आप जनता के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है ये तुम्हारे मजहब के खिलाफ है, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ।
तो ये जो स्क्रिप्ट है, प्रॉब्लम इससे है। ये आप कैसे कह सकता है? कोई सांसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बात कैसे कह सकता है? अभी आप उसके बाद और लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग इस पर तब तक बात कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल के जरिए करा क्या जा रहा है, कौन से बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, संजीव चौगांवकर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने सुनी लिया खैर जो बातें हुई हैं हर्षवर्धन जी, भाई सड़कों पर उतरना है जनता, ये बात डराया जा रहा है इससे। देखिए, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम लोगों को डरना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस क्या कर रही है, कि ढेर सारे ऐसे लोग 5 अगस्त से लगातार कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर जाएगी। इल्तिजा मुफ्ती पूछ लेती है कि लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है या नहीं है। सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा, मणिशंकर अय्यर, बहुत से ट्रोल, बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो बाकायदा कह रहे हैं। संजय सिंह उस तरह की बात करते हुए दिखते हैं और उसके बावजूद आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो डरना तो दूसरों को चाहिए ना, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कोट अनकोट अमन पसंद नागरिक। इसके अलावा सब कोई कुछ भी करे। और कैसी बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको ये बोलते हुए? क्या इस देश के हिंदुओं पर मुसलमानों को इतना भरोसा भी नहीं रहा कि अगर वक्फ में एक मेंबर हो जाएगा तो वो सब खा जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? क्या जब कुंभ मेला होता है, माघ मेला होता है, तो उसमें मंत्री के तौर पर, उसमें सांसद के तौर पर, उसमें विधायक के तौर पर या उसमें किसी अधिकारी के तौर पर कोई मुसलमान होगा तो हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? सदन के भीतर इस तरह की विभाजनकारी बात कर रहे हैं, यह शर्मनाक है। और मैं तो इसलिए भी आश्चर्यचकित हूं कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय को इस सब पर संज्ञान लेना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, एक तो एक्सपंज करना चाहिए, उनके खिलाफ कहना चाहिए कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर दोबारा ऐसी कोई भी बात करेगा। क्यों? क्योंकि अभी शेख हसीना आकर हमारे यहां बैठी हुई, जान बचाकर भाग कर आई हो, और आप इस तरह सदन में सुन रहे हैं। मुझे तो ये बहुत गंभीरता से लगता है कि गृह मंत्रालय को और सदन का चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अध्यक्ष जी, उनको ये प्रोटोकॉल, ये संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और देवेंद्र से आप समझ लीजिए कि इस बिल में आखिर क्या है, हंगामा किन बातों पर हो रहा है। देवेंद्र। और सर, जैसा कि शुरू में आपने कहा था कि इस मसले को लेकर राजनीति ज़्यादा है, बशर्ते बनिस्पत इसके कि उसके प्रावधानों पे चर्चा करेंगे। क्या ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं है, क्या मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में नहीं होना चाहिए, क्या बाकी जो मुसलमानों के अंदर जो दूसरे माइनॉरिटी हैं, जैसे बोहरा कम्युनिटी की बात कर लें, क्या उनको इसमें नहीं होना चाहिए। क्या इतनी बड़ी संपत्ति अगर है, जैसे रेलवे और डिफेंस के बाद अगर देखें तो रेवेन्यू के मामले में तीसरा इसके ये सोर्स होना चाहिए, जबकि रेवेन्यू कितना आता है 200 करोड़ रुपए भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से रेगुलाइज करने के लिए कोई बिल लेकर आया जा रहा है, तो उस बिल के प्रावधानों के आधार पर विरोध करने के बजाय उस बिल को पेश नहीं किया जाए, उस बिल को पास नहीं किया जाए। पहले नोटिस दिया गया था कि पेश ही ना किया जाए, मतलब इंट्रोड्यूस ना किया जाए। आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं कि आखिर कैबिनेट ने किस बिल को पास किया। चर्चा करने के बाद समझ में आएगा ना कि हाँ उसमें कौन से प्रावधान थे, क्या थे, लेकिन पहले से माहौल बना दिया गया था। कल रात में सभी सांसदों को बिल की कॉपी दी गई, उसके बाद आज सुबह से ये माहौल था कि आप बिल पेश नहीं होना चाहिए। तो इसे समझा जा सकता है कि इस मसले को लेकर राजनीति किस कदर है। दूसरी तरफ सरकार को भी सौरभ इस बात का एहसास है, जो सोर्सेज हैं उसके द्वारा में ये जानकारी दे दी गई थी कि आज बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद सभी को बोलने का मौका मिल सकता है। कल संभव है कि इसको कमेटी के तहत भेज दिया जाए। मतलब सरकार को भी अंदाज़ा है कि बहुत आनन फानन में इस बिल को पास नहीं कराया जा सकता। सरकार की एक चिंता ये भी रहेगी सौरभ, और वो चिंता है कि जो आपके एलाइज हैं वो भी ऑन बोर्ड रहें। जैसे जेडीयू, दबे जुबान में वो जेडीयू के नेता इस बात को कहते हैं कि बेहतर होगा कि पहले इसको कमेटी को भेज दिया जाए। हालांकि जिस कैबिनेट ने पास किया था उसमें देवेंद्र, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त आपने क्योंकि सहयोगियों की बात की तो ललन सिंह जेडीयू से वही बोल रहे हैं इस वक्त, सुन लेते हैं। Supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ
संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। बाहर है वाह। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government because... अब आपने ललन सिंह को सुना, जेडीयू के सहयोगी अभी देवेंद्र बोल रहे थे कि भाई सरकार को सहयोगियों का भी ख्याल रखा। देवेंद्र, लेकिन ललन सिंह ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि हम इसके साथ खड़े हुए हैं। इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है आप बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ है? तो ये तस्वीर मत पेश कीजिए कि मुसलमान विरोधी है ये कानून। बिल्कुल सौरभ, और इससे पहले कैबिनेट में भी जब ये प्रस्ताव आया था, क्योंकि ललन सिंह कैबिनेट के सहयोगी हैं, तो वहाँ भी उन्होंने जोरदार तरीके से इस बात को कहा था। लेकिन जो जेडीयू पार्टी के तौर पे जो जेडीयू की राय है वो ये है कि इसको इसी सत्र में पास कराने के बजाय बेहतर हुआ कि इसको कमेटी में भेज दिया जाए और उसके बाद अगले सेशन में पास कराया जाए। और कल संभव है कि इस बिल को कमेटी में भेजा जाएगा। सरकार भी बहुत आनन फानन में पास कराना नहीं चाहती, लेकिन सरकार ने यानी कि बीजेपी ने एक तरह से आप कहें कि जेडीयू को इस बात को समझा लिया है कि इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी लेकर आया जाए। और उसमें जितना आप देखें कि विसंगतियां पिछले 15-20 उदाहरण उठाकर अगर आप देखें, जैसे हरियाणा में एक पूरे के पूरे गाँव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिसमें 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है। राजस्थान का उदाहरण देखें, तमिलनाडु का उदाहरण उठाकर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपकी विसंगति नजर आएगी। और उसमें समझ में आएगा कि किसी भी तार्किक व्यक्ति को कि वक्त के कानून में संशोधन की ज़रूरत है, उस मकसद से लाया गया है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि आज जब ये सभी सांसद बोल लेंगे और संभव है कि कल इस बिल को या आज ही उसको कमेटी की तरफ भेजने का रेफर किया जाए, इस सत्र में पास कराने की सरकार की कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। तो मतलब ये बिल अभी लोकसभा की दहलीज भी पार नहीं करेगा? इस सत्र में नहीं करेगा, ऐसा तमाम सोर्सेज के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिली है कि इसी सत्र में इस बिल को वक्फ बोर्ड में संशोधन वाले बिल को पास करा लिया जाए, ऐसी मंशा नहीं है। संभव है कि इसको कमेटी को भेजा जाए। उसमें सहयोगी दलों की भी ये राय थी कि पहले इसको कमेटी में भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी बहुत शुक्रिया।